हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश प्रधान और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। राइट। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ पता होगी, जैसे किसी भी चीज़ को हम लोगों को किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप शॉप में जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे क्वांटिटी के फॉर्म में आप किसी चीज़ों की डिमांड करते हैं दुकानदार से। जैसे कि अगर सबको सपोज़ आपको शक्कर चाहिए तो आप किलोग्राम के हिसाब से, आप उसके मास के हिसाब से उस शक्कर को लेते हैं। सिमिलरली अगर आपको शैम्पू का डिब्बा या पाउच चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसको नंबर्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको कितना चाहिए। राइट। तो हर एक चीज़ को हम लोग नंबर्स के थ्रू जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक एक्यूरेसी आ जाती है। अगर आप दुकानदार के पास जाकर के कहेंगे कि आपको शक्कर चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, तो दुकानदार को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपको कितना अमाउंट में वो चाहिए, तब तक दुकानदार आपको दे नहीं सकता। राइट। उसके अकॉर्डिंग उसका एक पर्टिकुलर रेट भी होता है कि इतनी क्वांटिटी का इतना रेट होगा, इतना प्राइस होगा, इतना कॉस्ट होगा। ये सारी चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं। राइट। तो बिल्कुल किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको एक फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग को दिख रहा है कि ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, वर्क, एट्सेट्रा। राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वही है यूनिट एंड डायमेंशन। राइट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे सेम रहेगा वो। राइट। तो 1 किलोग्राम क्या है? आपका एक बेस यूनिट है। ठीक है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जिस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट का मतलब ही क्या होता है? एक मतलब कि जैसे कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम को अगर आप डिफाइन करेंगे तो एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इरिडियम या कुछ एलॉय का है। तो उसका मास जितना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम कहते हैं। राइट। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर इसकी 1 किलोग्राम की डेफिनेशन जो है चेंज कर दी गई है, बट पहले तक ये कहा जाता था। ओके। तो डेफिनेशंस के बारे में खैर हम लोग बाद में देखेंगे। तो यूनिट क्या होते हैं? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। सेकंड हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे कि टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग सेकंड से भी मेजर करते हैं, मिनट से भी मेजर करते हैं, आवर से भी मेजर करते हैं, डे से, वीक से, ईयर से, डिकेड से, मिलेनिया से। तो ये सब चीज़ें मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के पास। ठीक। तो इसमें 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए यूनिट के बारे में। पहला प्रॉपर्टी क्या है? दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। उनका डेफिनेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और टाइम के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। राइट। सेकंड क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। अगर जैसे कि मैं बता रहा था 1 किलोग्राम एक क्या है? एक सिलेंडर रखा हुआ है किसी म्यूजियम में, उसका मास 1 किलोग्राम है। तो अगर वो कहीं से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो उसको दोबारा हम लोग बना सकें, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि ये जो डेफिनेशंस होते हैं किलोग्राम, ये किसी भी यूनिट का डेफिनेशन ऐसा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। और यहाँ पे तो हमारे पास 1 किलोग्राम को मेजर करने के लिए ये वाला सिलेंडर नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वेइंग वो मेटल का होता है ना, आयरन का होता है, जिसको हिंदी में बाट कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह का एक पेंटागन या हेक्सागन टाइप का शेप का होता है और ये आयरन का बना होता है यूजुअली। और ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी कॉपीज़ ही हैं बेसिकली ये जो हैं, सेम मास को मेजर करके बार बार यहाँ से, इंडिया से इवन हर 5-10 साल में उसको चेक करने के लिए ले जाया जाता है कि यहाँ का 1 किलोग्राम और वो एक्चुअल 1 किलोग्राम सेम है कि नहीं है। टाइम के साथ चेंज हो जाता है ना। एटम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे उसमें से निकलने लगते हैं एक तरह से, तो लंबे समय के बाद में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो उस चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए बार बार उसको वेरीफाई किया जाता है।
हाँ, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, दे शुड बी इनवेरिएबल, मतलब कि वो टाइम के साथ जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो आज के डेट में 1 मीटर मान लेते हैं इतना है, कल के डेट में 1 मीटर इतना नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, वो इनवेरिएबल होना चाहिए टाइम के साथ, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, वो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में 1 किलोग्राम अलग है, उधर पाकिस्तान में 1 किलोग्राम अलग है, चाइना में 1 किलोग्राम अलग है, तो सब जगह यहाँ डिफरेंसेस फिर बहुत क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन, राइट। आप यहाँ से 1 किलोग्राम सोना खरीद रहे हैं, वहाँ पर जा करके देख रहे हैं तो 500 ग्राम निकला, तो ये सब ठीक थोड़ी होगा, राइट। तो अब सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, और वो 7 की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वांटिटीज़ होंगी ना वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो पहला आपके पास है मास, इसका यूनिट आपको दिया गया है किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। टाइम का सेकंड है, सीजीएस में भी वही सेकंड ही होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है केल्विन है, जो सीजीएस में डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और करंट का एम्पियर है एसआई यूनिट, और सीजीएस में भी एम्पियर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है एसआई यूनिट, सीजीएस में भी उसको कैंडेला ही लिखा जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एसआई यूनिट में क्या है, मोल है, और सीजीएस में भी उसका मोल ही रहता है। इनके नोटेशंस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला जब हम लिखेंगे तब इन नोटेशंस का ही हम लोगों को यूज़ करना होता है, ठीक है। मास के लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं, और लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल यूज़ करते हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज़ करते हैं। करंट के लिए आई या फिर ए, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए स्मॉल सी, स्मॉल डी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल, तीनों स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा डायमेंशन फार्मूलेज में यूज़ करने के लिए। अब उसके बाद डेफिनेशंस दी गई हैं यहाँ पे, लेंथ की, मास की, टाइम की। तो लेंथ का जो डेफिनेशन होता है 1 मीटर का डेफिनेशन, लेंथ का डेफिनेशन नहीं है ये, 1 मीटर का डेफिनेशन है, ठीक है, यूनिट का डेफिनेशन है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। ये डेफिनेशन आता है लाइट की स्पीड से। आप लोगों को पता होगा कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय 299,792,458, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। बस इस तरीके से, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सॉरी, ठीक। तो 1 मीटर वाला डिस्टेंस ही होता है। लाइट इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन है ये, क्योंकि लाइट की स्पीड एकदम फिक्स होती है, ठीक है। मास का डेफिनेशन, द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इज डिफाइंड एज 1 किलोग्राम। टाइम, 1 सेकंड की डेफिनेशन कैसे होती है, द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine level of ground state of cesium 133 atom। इसको भी बस ऐसे ही रट लेना है, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को समझ में तब आएगा जब हम लोग क्लास 12th में उसके बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डीके के बारे में पढ़ेंगे, अल्फ़ा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना ईजी हो पाएगा। अभी के लिए आप लोगों को बस इसको एज इट इज़ याद रख लेना है। बाकी सबकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बट एकदम सबको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस मास, लेंथ और टाइम का ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं हमारे पास। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए होता है हमारे पास रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन होता है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि इन सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके बनाया जाता है। जैसे कि स्पीड हो गया, स्पीड को बनाया जाता है मीटर, लेंथ से और सेकंड, टाइम से, ठीक है। जब आप डिस्टेंस को, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको स्पीड का यूनिट मिल जाता है,
ये स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। तो इस तरीके से फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। ठीक है, डायमेंशंस जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कि मास एक डायमेंशन है, लेंथ एक डायमेंशन है, टाइम एक डायमेंशन है, टेम्परेचर एक डायमेंशन है। जितने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना, वो सब का एक सिंगल डायमेंशन होता है। उन्हीं का यूज़ करके हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आप फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, मीन्स ये स्पीड अपॉन टाइम है। ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम स्पीड हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पे आ गया, तो मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, जिसको आप सिंपल शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2। तो मास का क्या हो जाएगा, कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T और पावर टाइम में -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ये। बहुत इजी है डायमेंशनल फार्मूला निकालना, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए उसका, और फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेशन आपको निकालना आना चाहिए। सिमिलरली एनर्जी के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसी में हम लोग क्या कर देंगे, L से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स में फोर्स में ही हम क्या कर देंगे, L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एनर्जी का मिल जाएगा। एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, जब भी आप किसी क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप 2 किलोग्राम आलू को आप 3 सेकंड से ऐड नहीं कर सकते, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, 2 किलोग्राम आलू क्या है, मास को आप मेजर कर रहे हैं और इसको आप टाइम के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये जो है कोई सेंस नहीं बनेगा इसका। सिमिलरली मास को अगर आपने स्पीड के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में तभी पॉसिबल हैं जब उनके डायमेंशन सेम हों। जब उनके डायमेंशन सेम होंगे तभी आप उसको यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप मास को स्पीड के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोमेंटम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पॉसिबल है, बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे वो सब सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में होंगे, सेम डायमेंशनल फार्मूला के बीच में होंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया, कैलकुलेट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E = ½ mv²। तो E = ½ mv² दिया गया है, वहाँ से हमको एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। E = ½ mv²। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी = क्या दिया गया है, ½ इंटू मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला के लिए मास इंटू लेंथ का स्क्वायर इंटू टाइम का पावर -2। इसका मतलब mL2T-2। सेम एनर्जी का जैसा आता है, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वही डायमेंशन फार्मूला ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशन फार्मूला चेक कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जितने भी फंक्शंस होते हैं ना हमारे पास, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है, इन सब में जो भी आपका वेरिएबल रहेगा, इसका मतलब e⁻ में जो पोर्शन है, लॉग के अंदर में जो क्वांटिटी है और साइन के अंदर में जो क्वांटिटी है, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर में क्वांटिटी है, वो हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि वो डायमेंशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक, वो जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर वाली क्वांटिटीज़ डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है e⁻⁻∞ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो e⁻⁻∞ में e⁻ में जो भी चीज़ है वो पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। इसका मतलब αt बराबर क्या हो जाएगा, m0 L0 T0। ये डायमेंशनलेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है।
इसका मतलब अल्फ़ा का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 अपॉन टी का डायमेंशन। टी का डायमेंशन टाइम है तो कैपिटल टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका t⁻⁻1। ठीक है, तो अल्फ़ा का डायमेंशन जब t⁻⁻1 होगा तो इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहले तो यूनिट को कन्वर्ट करने में। यूनिट को कन्वर्ट करने में कैसे यूज़ किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं आपको एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पे हमको जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। यंग्स मॉडुलस आपको दिया गया है 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट है। इसमें अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसको डिटेल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगा आपके पास, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डाइन का क्या हो जाएगा, सीजीएस में है तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये सीजीएस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, ये भी एक्स्ट्रा है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर यहाँ पे है, 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे है, इसका मतलब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, और सेकेंड तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे, ठीक, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 1 किलोग्राम, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू सेंटी का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये नंबर आ गया आपके पास 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे, तो ये बन जाएगा 19 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कन्वर्ट करने वाले, उसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेंगे लाइव क्लास में। और डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग जो है आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। यहीं तक बस कवर हुआ था।